दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं ज्योतिष आपके भाग्य को बदल तो नहीं सकते, लेकिन आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर जरूर कर सकते हैं। आज इसी को लेकर हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है प्रतीक घोड़के जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा ग्रहों के माध्यम से हम अपने जीवन को किस तरह सफल और सुंदर बना सकते हैं। प्रतीक जी, सबसे पहले आपका दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। प्रतीक जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ग्रह, अधिकतर सुनने में आता है कि ग्रह हमारे जीवन पे काफ़ी प्रभाव डालते हैं, ग्रहों का हमारे जीवन पर काफ़ी कुछ मतलब अच्छे या बुरे कुछ होते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ग्रह क्या होते हैं और ये किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम आपसे जानकारी। देखिए, इसके लिए हमें पहले तो पूर्व काल में जाना पड़ेगा। जब सभ्यताएं डेवलप हुई, थोड़ा ज्ञान डेवलप होने लगा, तो हमारे जो पूर्वज रहे, ऋषि मुनि जो रहे, उन्होंने डायरेक्शंस का ज्ञान लेना प्रारंभ कर दिया था। ग्रह नक्षत्र इन सबको देख के उन्होंने पता लगा लिया था कि ये इस डायरेक्शन में है तो हमें ऐसा करना है। उसके बाद थोड़ा सा इसी विद्या को और फाइन करते गए। वो उन्होंने देखा कि चंद्रमा जब घटता बढ़ता है तो उसके साथ ही साथ आदमी के मन पर भी प्रभाव पड़ता है, समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है। तो वहाँ से उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ प्रभाव तो अगर इतने बड़े समुद्र पे पड़ रहा है तो मानव जीवन पर भी पड़ता ही होगा। तो वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा इसको अपनी विद्या पे ध्यान देना शुरू किया और फाइन करते गए। वहाँ से प्रत्येक ग्रह के बारे में उन्होंने पता किया, किस ग्रह से कैसी ऊर्जाएं आती हैं, कैसा क्या प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ से धीरे धीरे रिफाइन करते उन्होंने एक पूरी विद्या का डेवलप किया, जिसका आज ज्योतिष नाम से आप जानते हैं। प्रतीक जी, हम सबसे पहले मंगल ग्रह की आपसे बात करना चाहेंगे कि हम अधिकतर देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मंगल का दोष है, मंगल काफ़ी प्रभावी ग्रह है। तो ये मंगल का दोष क्या है और मंगल की मंगली से ही शादी होती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि मंगल का क्या प्रभाव होता है और मंगल कितना इफेक्टिव होता है हमारे जीवन में। जी देखिए, मंगल जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मंगल दोष क्या होता है। तो कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 ये जो भाव हैं, इनमें जब मंगल बैठता है तो उसे मंगल दोष कहते हैं। और मंगल दोष के बारे में मेन 2 बातें हैं। सबसे पहले तो ये विवाह विलंब का कारक है। तो और 28 वर्ष के बाद इसकी मान्यता कम हो जाती है। 28 वर्ष तक ही मंगल दोष लागू होता है। और जहाँ तक कि मैंने सीखा समझा है अपने गुरुजनों से, तो मंगल जो दोष है ये पूर्व काल में जब ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ तो उस समय पुरुष डोमिनेंट सोसाइटी हुआ करती थी। तो जो मैंने अभी भाव बताए, इन भावों में जब मंगल बैठता है तो व्यक्ति थोड़ा सा डोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि मंगल का स्वभाव भी सब जानते हैं डोमिनेंट है। तो अगर किसी पुरुष डोमिनेंट सोसाइटी में किसी लेडी के केंद्र में अगर मंगल बैठ जाए तो वो थोड़ी सी डोमिनेंस पावर उसमें ज़्यादा होगी। मतलब आप अगर पूर्व काल में अगर ऐसी डोमिनेंस पावर ज़्यादा है किसी लेडी का, तो उसको आप बगावती कह सकते हैं। तो उस समय चूँकि औरतें घर का ही काम करती थी, बाहर ज़्यादा जा नहीं सकती थी, तो अगर ऐसा डोमिनेंस पावर किसी लेडी में है तो फिर उस समय दिक्कत आ सकती थी घर गृहस्थी में। इसीलिए उसको उस डोमिनेंस पावर के कारण दोष में रख दिया गया। हाँ जी, इसीलिए मंगल से इसीलिए कराते हैं ताकि दोनों का डोमिनेंस जो है एक बैलेंस हो जाए और आगे जीवन में प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह हम आपसे और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि कहते हैं गुण मिलान, क्योंकि कभी भी हम जब शादी करने जाते हैं या 2 कुंडलियाँ मिलती हैं तो बोलते हैं गुण मिलान बहुत ज़रूरी है। तो गुण का मिलान क्यों जरूरी है, कितने ग्रह मिलने चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए, गुण मिलान को अगर सरल शब्दों में डिफाइन करना है तो आप और मैं, ये दो लोग हैं। हमें एक ही रास्ते पर चलना है, बहुत लंबा चलना है। तो अगर हमारे बिल्कुल पर्सपेक्ट मिलेंगे नहीं, हमारी सोच मिलेगी नहीं, हमारा नज़रिया नहीं मिलेगा, तो शायद हमारा साथ ना चलना हो पाए। आधे रास्ते से ही मैं अलग हो जाऊँ, आप अलग हो जाएं। तो अगर बहुत लंबा साथ चलना है तो बहुत सी चीज़ों का मिलना ज़रूरी है। तो इसी को गुण मिलान कहा जाता है। तो मेनली ये जो हैं दो प्रकार से होते हैं। एक तो अष्टकूट मिलान होता है और एक दशकूट होता है। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में तो अष्टकूट मिलान ज़्यादा किया जाता है। तो इसमें जो है 8 पॉइंट्स हैं: वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भ्रुकुट और नाड़ी। तो ये 8 जो पॉइंट्स हैं, इनके अलग अलग अंक अलॉट किए गए हैं 1 2 3 4 लाइन से। तो दोनों जब वर और वधू की कुंडली आती है तो दोनों का मैच किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही जिसमें जितने पॉइंट्स मिलते हैं उस हिसाब से 36 जो गुण बनते हैं, उसमें से प्लस माइनस होके आदमी को गुण मिलान का रिजल्ट आता है। लेकिन मैंने भी ये देखा है और सीखा भी यही है, और जितने भी विद्वान ज्योतिषी हैं सबसे यही सीखा कि गुण मिलान में अगर गुण कम भी आए, वैसे 18 गुण जो हैं 18 से ऊपर में विवाह श्रेयस्कर माना जाता है और 18 से नीचे कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन गुण मिलान में मैंने तो ये देखा है कि गुण कम भी मिलें, 13 14 15 गुण भी मिल रहे हों, लेकिन व्यक्तिगत दोनों की कुंडलियाँ ली जाएँ अगर, तो उनमें ग्रह मैत्री अगर बहुत अच्छी बैठ रही है तो भी विवाह करना श्रेयस्कर होता है और अच्छा चलता है विवाह। इसी में अगर आप देखें कि बहुत अच्छे गुण मिल रहे हैं, 34 मिल रहे हैं, 32 मिल रहे हैं, 28 मिल रहे हैं, लेकिन ग्रह मैत्री नहीं जम रही, तो भी कई बार देखा गया इतने अच्छे गुण मिलने के बावजूद भी विवाह ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाता। तो मेन है, इसका भी अपना महत्व है, लेकिन साथ ही साथ ग्रह मैत्री को देखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने आपसे गुण की बात की, मंगल दोष की भी बात की, एक चीज और हम देखते हैं सामने आती है कि मुहूर्त, क्योंकि अधिकतर पंडित लोग बोलते हैं कि आपका मुहूर्त किसी का दिन का है, किसी का शाम का है, किसी का रात का है, कभी कभी हम देखते हैं कि सुबह सुबह भी मुहूर्त होता है। तो मुहूर्त का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और मुहूर्त कितना लाभकारी होता है अगर हम उस मुहूर्त के साथ चलते हैं, तो इसके बारे में भी हम आपसे। देखिए, मुहूर्त जो है, इसको अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी भी पर्टिकुलर काम को करने का बेस्ट टाइम जो है वो मुहूर्त होता है। बेस्ट टाइम जो है वही मुहूर्त है। इसका जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे जो ज्योतिष है इसमें जो राशियां हैं, 12 राशियां सभी जानते हैं, उसका 3 वर्गों में क्लासिफिकेशन है। एक तो होती है चर, एक स्थिर और द्विस्वभाव। तो चर तो जैसा नाम है उसका थोड़ा सा फास्ट मूविंग वाला काम है, और स्थिर तो स्थिर, और द्विस्वभाव जिसमें डुअल टोन है, दोनों के गुण हैं। तो अगर आपको मान लीजिए गृह प्रवेश करना है, तो आप यही चाहेंगे कि भाई आपने इतना अच्छा घर बनाया है, पैसा लगाया है, या किराए के भी मकान में आप अगर जा रहे हैं तो आप यही सोचेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा समय तक यहाँ रहूँ, सुख से रहूँ। तो अगर आप ऐसे समय में स्थिर लग्न में जब गृह प्रवेश करेंगे, तो आप स्थिर समय में जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी लाइफ वहाँ बहुत अच्छा समय काटेंगे। लेकिन यही काम अगर आपने चर लग्न में कर दिया तो आपको बहुत जल्द हो सकता है उस घर से जाना पड़े, घर चेंज करते रहना पड़े। तो ये उस समय का वो है। कई लोग आप देखिए, बहुत मेरे पास तो ऐसे बहुत केस आते हैं, पैसा दे दिया किसी को और अब वो वापस नहीं आ रहा है। तो अब क्या होता है कि आदमी इतनी छोटी छोटी बातों पे या कई बार व्यस्तता के कारण इतनी इन चीज़ों का मुहूर्त नहीं देख पाता। तो आपने किसी को पैसा दिया, आपको तो नहीं पता वो क्या समय है, लेकिन उस समय जो मुहूर्त था, उस समय का जो लग्न था, वो आपका स्थिर लग्न था। तो आपने स्थिर समय में किसी को पैसा दे दिया तो वो चला ही गया, स्थिर वहीं रह गया। तो ये सब कुछ जैसे किसी से लेन देन है तो वो उसको आपको चर लग्न में करना चाहिए, या कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो स्थिर लग्न, इस हिसाब से मुहूर्त अलग अलग डिफरेंट होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं सर, जैसे कई लोग शॉप्स खोलते हैं या गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें मुहूर्त क्या मतलब देखते हैं, तो ये कारण इसका यही है कि एक स्थिर उसमें लेंगे तो चाहे गाड़ी हो चाहे शॉप हो वो हमारी स्थिर बनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
प्रतीक जी, हम एक चीज़ और देखते हैं कि जब हम कभी देखते हैं कि कई परिवारों में जैसे ट्विंस होते हैं, एक साथ एक बच्चे होते हैं और एक साथ ही जन्म लेते हैं, लेकिन उनके भाग्य और कुंडली अलग अलग बन जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये ऐसा क्यों होता है? और दोनों के दिशाएं भी अलग हो जाती हैं जब बड़े होते हैं तो, जबकि दोनों एक ही समय पर एक ही अस्पताल में एक ही जगह पैदा हुए हैं। तो इसका क्या कारण होता है, इसके बारे में? देखिए, अगर एक ही समय पे अगर 2 या 3, या आप एग्जांपल के लिए कोई एक हॉस्पिटल ही ले लीजिए, एक फ्लोर पे अगर 4 बच्चे हुए हैं, 10 बजे हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि 10:00 0 पर ही हुए हैं। किसी ना किसी कहीं मिनट, कहीं सेकंड्स, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहता ही है। और ट्विन बर्थ भी अगर कर रहे हैं आप बात, तो ट्विन्स भी एक साथ तो आते नहीं हैं, कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट का अंतराल तो रहता ही है। तो अगर आप लग्न कुंडली की बात करेंगे तो वो तो 2 घंटे तक नहीं बदलती। तो आप विषय वही आ जाता है कि भाई 2 आदमी आए हैं, 2 भाई हैं, एक समय पे ही हुए हैं, लेकिन एक अच्छा सक्सेस है, एक किसी और फील्ड में है, एक नौकरी कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है। तो ऐसा क्यों, जबकि अगर आप कुंडली देखेंगे तो दोनों की सेम है। तो प्रश्न यहाँ उठता है। तो एक्चुअली इसमें क्या है कि हमारा जो वैदिक ज्योतिष है उसमें षोडश वर्ग कुंडलियाँ बनाई जाती है, 16 चार्ट्स बनाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक राशि को कितना फाइन किया जा सकता है, उसके पीसेस कर करके फाइन करके जो चार्ट्स बनते हैं, तो 1 मिनट या सेकंड्स, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट के डिफरेंस में भी वो जो चार्ट्स है वो चेंज हो जाते हैं। बाहर से तो कुंडली सेम है, लेकिन जब आप इंटरनल में जाएंगे, और किसी भी चार्ट को स्टडी करने में इंटरनली जो जाना ही पड़ता है, तो जब आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि मामला बिल्कुल डिफरेंट है, वहीं से पता पड़ता है। और मैं जिस पद्धति पे काम करता हूँ, केपी, तो उसमें मेनली सबलॉट का काम होता है, वहाँ उसका टेक्निकल टर्म है ये। तो जैसे उसमें शुक्र है तो उसका टाइम इंटरवल काफ़ी कम रहता है। तो 10 सेकंड का भी अंतराल अगर आपका आया बर्थ में, तो इधर से यहाँ शुक्र, दूसरे बच्चे का सूर्य हो जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति का काम करने वाला ग्रह चेंज हो गया तो फिर काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ से ये क्या है कि जितना आप फाइनर जाते जाएंगे वहाँ आपको डिफरेंस पता चल जाता है। प्रतीक जी, हम एक चीज़ और देखते हैं कि अधिकतर सुनने में आता है कि पितृदोष, पितृदोष और काल सर्प योग, ये एक बड़े प्रभावी होते हैं। अगर किसी की कुंडली में रहता है तो वो सक्सेस नहीं मिल पाती, या उसको जिस ऊंचाइयों तक पहुंचना होता है वो नहीं पहुंच पाता है। तो ये पितृदोष और काल सर्प योग, ये क्या हैं, ये किस तरह के योग हैं, और अगर इनकी पूजा की जाए या किस तरह इनको शांत करके आदमी सफल हो सकता है, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो दोनों अलग अलग हैं। तो पहले मैं काल सर्प के बारे में बताना चाहूँगा। काल सर्प योग जो है, इसका वैसे तो हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें वर्णन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी प्रचलन में तो है। तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट तो है इसका, कई कुंडलियों में देखा भी है। तो काल सर्प योग जो है, राहु और केतु, या केतु और राहु, इनके बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो वो काल सर्प योग कहलाता है। और चूँकि 12 भाव है कुंडली में, तो 12 तरीके के योग उसमें निर्मित हो जाते हैं। वो अलग अलग नागों के नाम हैं, तो उस नाम से 12 तरीके के काल सर्प योग हैं। और जहाँ तक मेरे देखने में आया है, तो काल सर्प योग वाली कुंडली मैंने जितनी भी देखी, तो कहीं ना कहीं आपकी बात सही थी कि वो आदमी कहीं ना कहीं जिस पीक पे, जिस लेवल पे उसको पहुंचना चाहिए, वहाँ तक वो नहीं पहुंच पाता है। तो इसके काफ़ी उपाय भी हैं, पूजा पाठ हैं, काल सर्प योग की पूजा भी होती है, इसके लिए मंत्र जाप होते हैं। वो यदि व्यक्ति कर ले तो काफ़ी कुछ उसको राहत मिल जाती है। और रही बात पितृदोष की, तो पितृदोष को समझने के लिए हमें कुंडली क्या है इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुंडली जो है वो व्यक्ति के, चूँकि हम सनातन धर्म से हैं और ये शास्त्र सनातन धर्म का ही है, तो कुंडली जो है, ऐसा कहते हैं कि वो पूर्व जन्म का डिपिक्शन है आपका। मतलब आपने जो पूर्व जन्म में अच्छे या बुरे कर्म किए वो आप यहाँ लेके आए हो, उसी अकॉर्डिंग आपको जीवन मिला है, घर मिला है, माँ बाप मिले हैं, पैसा, गाड़ी, बंगला जो भी है, आपको पूर्व जन्म के पुण्यों के आधार पर मिला है। तो जब आप पूर्व जन्म के पुण्य यहाँ ला सकते हैं इस जीवन में, तो पूर्व जन्म के कई बार पितृ भी तो आ सकते हैं आपके साथ। कई बार लोगों में मैंने देखा, जैसे किसी में पितृदोष है,
किसी की कुंडली में अगर पितृदोष है तो आदमी सोचता है कि भाई ऐसा कौन है, अपना ब्यौरा निकालता है वो घर का कि मेरे परदादा, अच्छा मेरे उनके पिताजी या मेरी दादी या कौन ऐसा, किसके साथ ऐसा हुआ है कि वो प्रेत बन गए हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं, पितृदोष आ रहा है। तो मेरा कहना यही है कि जैसे मेरी कुंडली में यदि पितृदोष है और ये मैंने स्टडी किया और मैंने अपने फादर की कुंडली देखी, तो उनकी कुंडली में यदि पितृदोष नहीं है तो ये मेरे खानदान का तो नहीं है, क्योंकि अगर मेरे परिवार का होता तो मुझसे पहले तो मेरे पिताजी आए थे ना, उनकी कुंडली में दोष होना चाहिए। तो मेरी कुंडली में यदि दोष है तो मतलब मैं अपने पूर्व जन्म से ही लाया हूँ। तो इसीलिए इसका जो तर्पण करवाया जाता है पितृदोष के लिए, तो वो करवाया भी किसी के नाम से नहीं, रुद्र आदित्य वसु के नाम से करवाया जाता है कि पितृ किसी भी जन्म के हों, कभी के भी हों, लेकिन वो रुद्र स्वरूप होते हैं, आदित्य स्वरूप होते हैं, वसु स्वरूप होते हैं। तो इनका तर्पण करने से, इनके लिए दान करने से काफ़ी व्यक्ति को राहत मिलती है। प्रदीप जी, हमारे जहन में एक बात और आती है ज्योतिषाचार्य को लेकर के कि ये ज्योतिष क्या सिर्फ मनुष्यों के लिए ही होती है कि किसी और चीज़ों के लिए भी होती है? ये भी हम आपसे एक उत्सुकता वाला प्रश्न हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये जब शास्त्र बनाया गया है तो ये केवल मनुष्यों के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि अगर आप किसी ज्योतिष के पास अगर कोई गाय का बछड़ा हुआ है और उसका टाइम और डेट ऑफ बर्थ आपने लिख लिया और आप किसी ज्योतिष के पास चले गए, तो आप तो कहेंगे बताइए भाई, तो भाई कुछ ना कुछ तो ज्योतिष भी बताएगा कि हाँ ऐसा है वैसा है। बाद में आप कहें कि भाई ये तो गाय के बच्चे की कुंडली थी, तो इसमें तो आपने अपना भी समय खराब किया और ज्योतिष का भी समय खराब किया। मूलतः ये जो सिद्धांत हैं ये केवल मनुष्य के लिए ही लिखे गए हैं और केवल मनुष्य पर ही लागू होते हैं। आगे अगर रिसर्च हो तो जानवरों के लिए भी बनेगा ज्योतिष। प्रदीप जी, हम जैसे अभी हमने ग्रह नक्षत्र की बात की और भी काल सर्प योग की बात की, एक वास्तु दोष भी हमारे सामने देखने में आता है कि लोग बोलते हैं कि वास्तु दोष। तो ये वास्तु दोष क्या है और इसका हमारे जीवन पे किस तरह प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मेन बात तो ये है कि अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य तो परमात्मा ने जो लिखा है समय से पहले, और क्या कहते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा है, क्या किसी को मिलता नहीं है। तो भाग्य तो जो आपका है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। लेकिन रही बात वास्तु की, तो वास्तु जो है वो कुछ नहीं, एक बैलेंस ऑफ एनर्जीज़ है। विश्व में जितनी भी चीज़ें हैं सब में से कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलता है। अगर मैं ये घड़ी पहना हूँ तो इसमें भी कुछ रेडिएशन है, ये स्टोन पहना उसमें भी कुछ रेडिएशन है। तो हम जिस परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। तो इसी का जो बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जो प्रोसेस है, उसी को वास्तु कहा जाता है। और ये काफ़ी कुछ मायनों में आदमी की देखिए, भाग्य को तो नहीं चेंज कर सकता वास्तु, लेकिन व्यक्ति की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर काफ़ी हद तक वास्तु जो है बहुत प्रभाव डालता है। और अगर प्रोडक्टिविटी आदमी की ख़राब हो जाए, क्रिएटिविटी में कमी आ जाए, तो वैसे ही आदमी अपने आप ही थोड़ा सा उसका मॉरल भी डाउन हो जाएगा, थोड़ा परेशान रहने लगेगा। तो अब जैसे मैं आपको वास्तु का एक एग्जांपल देता हूँ। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है हमारी आग्नेय कोण, उसमें वास्तु के अनुसार जो है किचन होना चाहिए। अब उसमें आपने पानी की टंकी लगा दी, तो इधर अग्नि का कोण है वो, और आपने पानी डाल दिया, तो वहाँ से जो बैलेंस होना चाहिए एनर्जीज़ का, वो आपके घर में वो थोड़ा सा गड़बड़ होने लगेगा। और वहीं से फिर जहाँ एनर्जीज़ का बैलेंस गड़बड़ाया, वहीं से लाइफ की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के जो है वास्तु जो है बस बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज़ है। इसी तरह हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि कई लोगों के पास जैसे कुंडली नहीं होती, या उनको बर्थ प्लेस याद नहीं रहता, या उनके पास कोई भी चीज़ नहीं है, बहुत पुराने समय के हो गए हैं, और वो अगर ज्योतिष के पास आते हैं तो उनका समाधान आप किस तरह करते हैं, इसके बारे में? देखिए, ऐसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा ये। कई लोग ऐसे आते हैं ज्योतिषों के पास, जैसे जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, अगर डेट ऑफ बर्थ पता भी है तो टाइम नहीं पता,
या ऐसे बहुत कुछ ही नहीं मालूम। कई लोग तो ऐसे भी आते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है अपने बारे में, कब हुए थे, उस महीने में हुए थे, उस दिन हुए थे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो हैं प्रश्न ज्योतिष मार्ग है एक, तो उसका सहारा लेते हैं। प्रश्न ज्योतिष में एक्चुअली क्या होता है, जब व्यक्ति आपके पास एंटर करता है, आपके सामने आता है, उस समय की गोचर कुंडली बनाई जाती है और उसको उस व्यक्ति की कुंडली मानकर उस आधार पर प्रिडिक्शन दिया जाता है। ऐसा ही कृष्णमूर्ति पद्धति जिससे मैं काम करता हूँ उसमें भी केपी हॉररी है, उससे भी यही काम है। और कई बार कुछ प्रश्न व्यक्ति के ऐसे होते हैं कि फलाना व्यक्ति मुझे पैसे देगा क्या, फलाना व्यक्ति मेरा काम करेगा क्या, मेरा परसों इंटरव्यू है, क्लियर होगा क्या, मैं ये पेपर दे रहा हूँ, क्लियर होगा क्या। तो ऐसे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर अगर जो कुंडली से अगर व्यक्ति की जो लग्न कुंडली है उससे देना चाहें तो काफ़ी कठिनाई आती है। तो ऐसी स्थिति में हॉररी बहुत अच्छा काम करती है। तो व्यक्ति से नंबर पूछा जाता है केपी हॉररी में और अकॉर्डिंग टू दैट उस समय की कुंडली बनती है और जहाँ तक है सटीक उत्तर प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को। इसी तरह जैसे आपने बताया, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अधिकतर देखते हैं एग्ज़ाम के समय पे विद्यार्थी जो होते हैं वो मंदिरों में जाके घंटा बजा के वहाँ पे अपना नाम लिख के, मतलब वहाँ पे दुआएं करते हैं कि इससे कुछ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ तक सही हैं? देखिए, इसके लिए तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि श्रद्धा है, श्रद्धा के आगे कुछ नहीं। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं जो भी हैं, लेकिन आदमी को मेहनत पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसी तरह हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ज्योतिष विद्या के अंदर आप लोग मंत्र जाप के बारे में काफ़ी लोगों को बताते हैं। जब लोग असफल होते हैं या कुछ होते हैं तो पंडित लोग अधिकतर उनको मंत्र जाप बताते हैं। तो ये मंत्र जाप क्या है और ये किस तरह हमको परिवर्तन ला सकता है, इसके बारे में भी हम आपसे जानना। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा समय आता है, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी सक्सेसफुल हो या कितना भी अनसक्सेसफुल हो, लेकिन एक ना एक ऐसा समय आता है जीवन में जब वो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखता, उसको कोई मार्ग नहीं दिखता कि मैं क्या करूं। सब कुछ है फिर भी कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। तो ये जो होता है व्यक्ति के जीवन में, ये ग्रहों का रोल है। जो गोचर करते हैं ग्रह, मतलब जो ऊपर आसमान की जो पोजीशन है, वो जब ग्रहों की चेंज होती है तो कई बार व्यक्ति को जीवन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति ज्योतिष के पास आता है तो हम लोग सबसे पहले व्यक्ति की कुंडली देखते हैं, उसका गोचर देखते हैं कि क्या स्थिति है। अगर उसको कुछ परेशानी है तो जब उसने परेशानी बताई है हमें, तो कौन से ग्रह से परेशानी बन रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो जब परेशानी का मूल जो ग्रह है उसका पता लगा लिया जाता है तो उसका पहले ये देखा जाता है कि ईविल इफेक्ट है या नहीं। अगर ईविल इफेक्ट है तो उसके दान बताए जाते हैं, उसके कपड़े पहनने को बताए जाते हैं और जब ग्रह अच्छा काम करता है तो उसका मंत्र जाप बताया जाता है ताकि ग्रह को और बल मिल जाए और वो एनर्जी उसके लिए पॉजिटिविटी लाए और अच्छा काम करे। जैसा कि अभी आपने बताया कि लोगों को, इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि कई लोग एक लंबी बीमारी से पीड़ित रहते हैं और चिकित्सक के पास जा जाके वो थक जाते हैं और उनकी बीमारी का समाधान नहीं होता तो वो कहीं ना कहीं ज्योतिष के पास जरूर आते हैं। तो वो क्या कारण है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक रोग की बात है तो सबसे पहले तो व्यक्ति को अच्छे डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए और उसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं कुछ समस्या आ रही है या निदान नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर्स चेंज भी करके देख लिए, बहुत समय से इलाज चल रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ज्योतिष के पास आ सकते हैं। हमारी फील्ड में एक विधा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो काफ़ी ज्योतिष प्रैक्टिशनर भी हैं उसके। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वो रोग कब उसके लिए, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि अगर आप ज्योतिष के पास आए हैं तो वो सारा कुछ बता दे आपका क्या रोग है, कब सही होगा। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वो टोटली साइंस है। ऐसा अंधविश्वास नहीं लेना चाहिए कि आप ज्योतिष के पास आए और उसने तुरंत बता दिया 6 महीने से तुम्हें ये रोग है, तुम सही हो जाओगे। तो वो काफ़ी कुछ उसमें डिटेल्स पूछने पड़ते हैं कि कब आपका रोग शुरू हुआ, कौन सी डेट से हुआ, किस मंथ से हुआ।
तो वहाँ से फिर पूरा उसका ब्यौरा बनाया जाता है, डिटेल्स किस नक्षत्र से हुआ, अकॉर्डिंग टू दैट उसके उपाय किए जाते हैं और काफ़ी हद तक उसे राहत भी मिलती है। हम आपसे एक प्रश्न और अंत में जरूर जानना चाहेंगे कि ज्योतिष के अंदर हस्तरेखा का जी और ज्योतिष का, इसका क्या महत्व है हस्तरेखा का, इसके बारे में जरूर आप बताएं। देखिए, हस्तरेखा जो है ज्योतिष शास्त्र का ही आप एक उपशास्त्र कह सकते हैं उसे। और कई बार क्या होता है कि मेरे पास या अन्य ज्योतिषियों के पास भी कोई कुंडली आती है, और कई कुंडलियाँ तो क्या है सर, बिल्कुल बोल देती हैं कि इसको ये समस्या है, इसके साथ ही प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत सी कुंडलियाँ ऐसी आती हैं कि जिसमें आपने बहुत समय भी लगा लिया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आती। आपका प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि व्यक्ति को कहते हैं कि आप अपना हस्तरेखा भी दिखा दीजिए, क्योंकि ये जो हाथ है वो तो बिल्कुल ही उस प्रेजेंट स्थिति को दिखा देता है। तो रेखाओं को हम देख के थोड़ा सा एक बस टैली कर लिया जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम बन रही है। बाकी इसके अलग से विशेषज्ञ भी होते हैं, तो उनका तो अलग है पूरा स्टडी। प्रतीक जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे स्टूडियो आए और हस्तरेखा और ग्रहों के बारे में हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका और दूरदर्शन की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये थे प्रतीक गोड़के जी, जो कि ज्योतिषाचार्य थे, जिन्होंने ग्रहों के माध्यम से हम अपने जीवन को किस तरह सुंदर और सफल बना सकते हैं और क्या हमारे ग्रह हमें जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक इनके माध्यम से अपने आप को, अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अमित श्रीवास्तव अब आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।